हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण के 27 पाठ पढ़े हैं। 28वां पाठ पढ़ेंगे जिसमें हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, किसी भी परीक्षा में जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित सिलेबस जोड़ा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियोस बहुत ही अति महत्वपूर्ण हैं। साथियों, यदि हम इनका बार बार रिवीजन करें तो बहुत ही कम समय में हम अपना हिंदी व्याकरण का रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, प्ले लिस्ट में एक सीरीज़ के माध्यम से हम हिंदी व्याकरण को कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीट पढ़ रहे हैं, जिसको कि अब आराम से पार्ट फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस प्रकार से आसानी से हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के समय तो ये वीडियोस अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय में हम हिंदी व्याकरण का रिवीजन कर सकते हैं। 28वां पार्ट है जिसमें विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब विसर्ग के साथ किसी व्यंजन अथवा स्वर का मेल होता है, वह विसर्ग संधि मानी जाती है। यदि विसर्ग के बाद में व्यंजन आ जाए या स्वर आ जाए तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। जैसे नमः दंते, विसर्ग के बाद में यहाँ पर तय व्यंजन आया है तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो रही है। नमस्ते, मनः दंताप, मनस्ताप, अतः दन एव, अतएव। तो दोस्तों, विसर्ग के बाद में यदि स्वर या व्यंजन का मेल हो रहा है तो वहां पर स्वर संधि, व्यंजन संधि होती है। यदि विसर्ग के बाद में स्वर आता है या व्यंजन आता है और उनका मेल होता है तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। जैसे पहला भाग है उत्तव विसर्ग संधि, दूसरा है रुतव विसर्ग संधि और तीसरा है सत्तव विसर्ग संधि। उत्तव और रुतव विसर्ग संधि में क्या अंतर है, जिसको हम यहाँ पर अच्छी तरह से ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। यदि विसर्ग के पहले ए आ हो और उसके बाद में घोष वर्ण हो तो विसर्ग का, तो यहाँ पर विसर्ग का ओ हो जाता है। दोस्तों, उत्तव और रुतव संधि में क्या अंतर है? यदि विसर्ग से पहले ए आ हो और बाद में घोष वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, तो वहां पर तो उत्तव विसर्ग संधि होती है। और यदि विसर्ग से पहले ए और आ से भिन्न स्वर हो और बाद में घोष वर्ण हो तो वहां पर विसर्ग का रे बन जाता है। इसे रुतव विसर्ग संधि कहते हैं। तो दोस्तों, उत्तव और रुतव संधि को आसानी से हम समझ सकते हैं कि विसर्ग से पहले ए आ हो, बाद में घोष वर्ण हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है, उत्तव संधि। और यदि विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न स्वर हो और बाद में घोष वर्ण हो तो वहां पर विसर्ग का रे बन जाता है, जिसे रुतव विसर्ग संधि कहते हैं। घोष वर्ण किसे कहते हैं उसको अभी हम जानते हैं कि घोष वर्ण क्या होता है। तो इसका पहला ही भाग है उत्तव विसर्ग संधि। उत्तव विसर्ग संधि में विसर्ग का ओ में बदलना, उत्तव विसर्ग संधि में विसर्ग ओ में बदल जाता है। हमने अभी पढ़ा था कि यदि विसर्ग से पहले ए आ जाए और उसके बाद में घोष वर्ण आ जाए तो वहां पर विसर्ग का ओ हो जाता है, उसे उत्तव विसर्ग संधि कहते हैं। घोष वर्ण कौन से होते हैं? घोष वर्ण कौन से होते हैं? हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, क, च, ट, त, प, जो 5 वर्ग हैं, किसी भी वर्ग का हर वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण, साथ में ही य, र, ल, व, है जो वर्ण है, ये सभी घोष वर्ण होते हैं। यदि विसर्ग से पहले ए आ स्वर हो तथा बाद में घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है और बाद में ए होने पर ए का लोप हो जाता है। इसे ही उत्तव विसर्ग संधि कहते हैं। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि विसर्ग संधि का जो पहला भाग है उत्तव विसर्ग संधि, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि यदि विसर्ग से पहले ए आ हो और बाद में घोष वर्ण हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है और बाद में यदि ए स्वर है तो उसका लोप हो जाता है। जैसे मनः दन अभिलाषा, तो यहाँ पर विसर्ग के पहले ए है, न में ए स्वर है। विसर्ग के पहले ए और उसके बाद में ए स्वर आ गया, घोष वर्ण है, स्वर भी घोष होते हैं, तो यहाँ पर ए का लोप हो जाएगा और विसर्ग का ओ बन जाएगा। मनोभिलाषा
या हम इसको दूसरी प्रकार से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मनोभिलाषा। ये भी सब शब्द शुद्ध है। मनहदन अनुसार विसर्ग के पहले ए और बाद में भी ए आ गया तो ये ए जो स्वर है, स्वर भी घोष होते हैं, ए का लोप हो जाएगा, विसर्ग का ओ बन जाएगा। मनोनुसार, या इसको हम मनोनुसार इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अन्य धन, अन्य, अन्योन्य, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अन्योन्य। प्रहदन अक्षी, विसर्ग के पहले ए और बाद में ए है, इस ए का लोप हो जाएगा, विसर्ग का ओ बन जाएगा, और यहाँ पर छोटी ई, ह्रस्व ई है, इसका लोप हो जाएगा। तो बन गया प्रहदन अक्षी प्रोक्ष। मनहदन दशा, मनोदशा, विसर्ग के पहले ए है और बाद में द घोषवर्ण आ गया तो यहाँ पर विसर्ग का ओ बन जाएगा, मनहदन दशा मनोदशा। मनहदन हर, मनोहर। तपैदन वन, तपोवन। मनहदन जय, मनोज। पयहदन जय, पयोज। यशैधंधरा, यशैधंधरा, यशोधरा। तमहदन में, तमो में। और सरहदन वर, सरोवर। तेजयदन में, तेजो में। विसर्ग के पहले ए और बाद में घोष वर्ण है तो यहाँ पर विसर्ग का ओ बन जाएगा, तेजो में, जिसे उत्तव विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि का दूसरा भाग है रोतव विसर्ग संधि। विसर्ग का रे में बदलना। ए आ से भिन्न स्वर यदि आता है, विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न स्वर आता है और बाद में कोई घोष वर्ण आता है, कोई भी किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या फिर यह रह ल वह है, या फिर किसी भी स्वर में से एक स्वर आ जाता है तो वहां पर विसर्ग का रे बन जाता है। यदि विसर्ग से पहले ए के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद कोई भी घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है, हलंत वाला रे बन जाता है। तो रोतव विसर्ग संधि में क्या होता है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई घोष वर्ण यदि आता है तो वहां पर विसर्ग का रे बन जाता है, वह रे में बदल जाता है। जैसे बहिये धन अंग, तो यहाँ पर विसर्ग के पहले ए आ से भिन्न स्वर आ गया, ह्रस्व ई, छोटी ई आई है, बाद में ए घोष वर्ण आ गया तो विसर्ग का यहाँ पर रे बन जाएगा, हलंत वाला रे बनेगा। आगे ए स्वर है वो उस रे में जाकर के मिल जाएगा तो सही शब्द बन जाएगा बहिरंग। धनुव धनवेद, धनुर्वेद। धनुव धन विद्या, धनुर्विद्या। धनुव धनधर, धनुर्धर। आसी है धनुवाद, आशीर्वाद। विसर्ग के पहले ए आ से भिन्न स्वर है, दीर्घ ई और आगे व जो कि घोष वर्ण है तो विसर्ग का हलंत वाला रे बन जाएगा जो कि स्वर रहित है, जिसको आगे ऊपर लिख दिया गया, आशीर्वाद। यजुए धन वेद, यजुर्वेद। चतुवे धन भुज, चतुर्भुज। बहिये धन मुखी, बहिर्मुखी। विसर्ग संधि का तीसरा भाग जिसको सत्तव विसर्ग संधि कहते हैं, इसमें विसर्ग का या तो बनेगा स या स षटकोण वाला, षटकोण वाला स बनेगा। सत्तव विसर्ग संधि में विसर्ग का या तो बनेगा स, स्लेट वाला स, या सलगम वाला स, या षटकोण वाला स बनता है। तो इसका पहला क हम पढ़ते हैं कि यदि विसर्ग के पहले स्वर हो और बाद में भी कोई स्वर हो ए को छोड़ करके तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में ए को छोड़ करके कोई स्वर है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे तत् धन एव, तत्व। तो यहाँ पर विसर्ग के पहले स्वर है ए और बाद में ए को छोड़ करके स्वर है ए, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा और कोई बदलाव नहीं होगा। तो ततः धन एव, तत्एव। अतः धन एव, अतएव। यसे धन इच्छा, यस इच्छा। पय धन इच्छा, पय इच्छा। पय धन आदि, पय आदि। मन धन उच्छेद, मन उच्छेद। तो दोस्तों इस प्रकार से आसानी से हम समझ सकते हैं कि यदि विसर्ग से पहले स्वर है और विसर्ग के बाद में एक से भिन्न कोई स्वर है
तो वहां पर केवल विसर्ग का लोप होता है। सत्तव विसर्ग संधि का दूसरा नियम है ख। यदि विसर्ग से पहले छोटी नी या छोटा दू है और उसके बाद में र है तो वहां पर विसर्ग का तो लोप हो जाएगा और छोटी नी बड़ी नी में बदल जाएगी, छोटा दू बड़ा दू में बदल जाएगा। यदि विसर्ग से पहले रसव नी और रसव दू है, छोटी ई और छोटा ऊ है और उसके बाद में र है, यदि विसर्ग से पहले छोटी नी छोटा दू है और बाद में यदि र व्यंजन है तो वहां पर विसर्ग का तो लोप हो जाता है, छोटी नी बड़ी नी में बदल जाती है, छोटा दू बड़ा दू में बदल जाता है। जैसे निहदन रस तो बन गया नीरस, तो विसर्ग के पहले छोटी नी है आगे र है तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा, छोटी नी बड़ी री में बदल जाएगी। तो छोटी नी बड़ी री में बदल गई है, नी विसर्ग का लोप हो गया, रस का रस नीरस। या इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है निर्धन रस नीरस, तो यहाँ पर भी छोटी नी बड़ी नी में बदल गई है। निर या दुर के बाद में, निर या दुर उपसर्ग के बाद में यदि र आता है तो वहां पर र का लोप हो जाता है और छोटी नी बड़ी नी में छोटा दू बड़ा दू में बदल जाते हैं, जो कि सत्तव संधि का हमारा एक छोटा सा नियम है। अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे निहदन रोग निरोग, तो छोटी नी बड़ी नी बदल गई है, विसर्ग का लोप हो गया है क्योंकि आगे र वर्ण है। निर्धन रोग निरोग, निहदन रव नीरव, निर्धन रव नीरव, दुहेदन राज दुराज, दुर्धन राज दुराज। सत्तव विसर्ग संधि का तीसरा उपनियम है, यदि विसर्ग से पहले ए या आ है और उसके बाद में क या प में से कोई भी वर्ण है तो यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग भी ज्यों का त्यों रहता है। यदि विसर्ग से पहले ए स्वर है आ स्वर है और बाद में यदि क वर्ण या प वर्ण है तो किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे मनह दन प्रसाद मनह प्रसाद, तो विसर्ग के पहले ए स्वर है बाद में प वर्ण है तो कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं होगा, यहाँ पर विसर्ग का लोप नहीं होता है। प्रातः धन काल प्रातः काल, मनह धन कामना मनह कामना, मनोकामना शब्द अशुद्ध होता है, जो कि शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछा जाता है। मनोकामना अशुद्ध है, मनोकामना अशुद्ध है, मनह कामना शब्द शुद्ध है। रजय धन कण रजय कण, अंतः धन पुर अंतःपुर, तपय धन पूत तपय पूत, वय धन क्रम वय क्रम। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जिनका हम अध्ययन कर लेते हैं। जैसे वनय धनपति वनस्पति, तो यहाँ पर विसर्ग के पहले ए स्वर है बाद में प वर्ण है तो यहाँ पर विसर्ग का स बन गया है। ये व्यंजन विसर्ग संधि का सत्तव संधि जो उसका भेद है, इसका अपवाद है। वनय धनपति वनस्पति, बाह्य धनपति भास्पति, बृहय धनपति बृहस्पति, यहाँ पर विसर्ग का स बन रहा है। वाचय धनपति वाचस्पति, त्रय धनकार तिरस्कार, पुरह धनकरित पुरस्कृत, बाह्य धनकर भास्कर, विसर्ग के पहले आ है बाद में क वर्ण है लेकिन यहाँ पर विसर्ग का स बन रहा है, हलंत वाला स स्लेट बन रहा है, तो ये अपवाद है भास्कर। श्रेय धनकर श्रेयस्कार, नमः धनकार नमस्कार, श्रह धनकार सरोकार। ये विसर्ग संधि का जो तीसरा भेद है सत्तव विसर्ग संधि, जिसके हम उपनियम पढ़ रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। अन्य उदाहरण है त्रयधनकार तिरस्कार, पुरहधनकार पुरस्कार, प्रहधन पर परस्पर। अगला उपभेद है, यदि विसर्ग से पहले रस्व ई और रस्व उ है और बाद में यदि क वर्ण प वर्ण या मैं व्यंजन है तो विसर्ग का षटकोण वाला स बन जाता है। यदि विसर्ग से पहले रस्व ई रस्व उ यानी छोटी ई और छोटा उ है बाद में क प मैं है
तो विसर्ग का षटकोण वाला से बन जाता है। जैसे चतु है दनपथ चतुष्पथ, तो विसर्ग के पहले छोटा उ है, बाद में पै वर्ण है, तो विसर्ग का यहाँ पर षटकोण वाला से बन गया हलंत वाला, जिसमें स्वर नहीं है। चतुष्पथ, चतु है दनपाद चतुष्पाद, आवी है दनकार आविष्कार, बही है दनकार बहिष्कार, चतु है दन कपाल चतुष्कपाल, आयु है दनमान आयुष्मान, बही है दनकरीत बहिष्करीत, चतु है दनकाष्ठ चतुष्काष्ठ। सत्व विसर्ग संधि का अगला उपभेद है कि यदि विसर्ग के बाद में च छ या से आता है सलगम वाला, तो विसर्ग का सलगम वाला से बन जाता है स्वर रहित, जिसमें स्वर नहीं होता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि विसर्ग के बाद में यदि च छ या से आता है तो विसर्ग का भी से बन जाता है। जैसे हरि है दन चंदर हरिश्चंदर, विसर्ग के पहले यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग के बाद में च व्यंजन है, तो विसर्ग का से सलगम वाला से बनता है, जिसमें स्वर नहीं होता है। हरिश्चंद्र, अंतः दन चक्षु अंतस चक्षु, मनः दन चिकित्सक मनस चिकित्सक, यह बनेगा मनोचिकित्सक, लेकिन मनोचिकित्सक जो शब्द होता है ये अशुद्ध होता है, शुद्ध होता है मनस चिकित्सक। आहे दनचर्य आश्रय, पुनः दनचय पुनश्च, यशः दनशेष यशशेष या यशशेष, यशः दन शरीर यशस शरीर या यशः शरीर, पुरह दन चरण पुरस्चरण। तो विसर्ग के बाद में यदि च छ या स है तो विसर्ग का भी सलगम वाला से बन जाता है। आगे उपभेद है, विसर्ग के बाद में यदि ट ठ से षटकोण वाला है तो विसर्ग का भी षटकोण वाला से बन जाता है, जिसमें स्वर नहीं होता है, स्वर रहित होता है। विसर्ग के बाद में यदि ट ठ षटकोण वाला से है तो विसर्ग का भी से बन जाता है। जैसे धनु है दन टंकार धनुष टंकार, विसर्ग के बाद में ट आया है तो विसर्ग का भी षटकोण वाला से बन गया धनुष टंकार। चतु है दन टीका चतुष्टीका, चतु है दन षष्ठी चतुष्षष्ठी, जिसको 64 कहते हैं। सप्तव विसर्ग संधि का अगला उपभेद है कि यदि विसर्ग के बाद में त थ से स्लेट वाला से आता है तो विसर्ग का भी स्लेट वाला से बन जाता है, जिसमें स्वर नहीं होता है, स्वर रहित होता है। यदि विसर्ग के बाद में त थ से आता है तो विसर्ग का भी स्वर रहित से स्लेट वाला से बन जाता है। जैसे मनः दन ताप मनस्ताप, विसर्ग के बाद में तय व्यंजन आया है तो विसर्ग का से बन गया है स्लेट वाला, जिसमें स्वर नहीं है, मनस्ताप। नमः दंते नमस्ते, अंतः दंतल अंतस्थल, बहिये दंथल बहिस्थल, मनः दन संताप मनस संताप या मनः संताप, दोनों शुद्ध हैं। प्रातः दन स्मरण प्रातस स्मरण या प्रातः स्मरण, पुरह दन सर पुरस्सर या पुरह सर। विशेष नोट, दो से दूरे निसे निर, दोस्तों देख सकते हो 4 उपसर्ग हैं, दो से के नीचे हलंत लग रहा है, दो से दूर निसे निर, उपसर्गों से युक्त शब्दों की संधि विच्छेद करते समय दू है या नी है का प्रयोग करके इन्हें विसर्ग संधि के अंतर्गत मानने की परंपरा रही है, परंतु डॉक्टर राघव प्रकाश के द्वारा लिखी गई एक व्याकरण पुस्तक व्यवहारिक सामान्य हिंदी के अनुसार दू है तथा नी है उपसर्ग के अशुद्ध रूप हैं। यानी कि विसर्ग संधि में यदि हम दो से दूरे निस और निर उपसर्गों का प्रयोग करके संधि विच्छेद करते हैं तो एकदम सही है। यदि हम दू है और नी है इनको उपसर्ग मान करके विसर्ग संधि में संधि विच्छेद करते हैं तो डॉक्टर राघव प्रकाश के द्वारा लिखी गई व्याकरण पुस्तक व्यवहारिक सामान्य हिंदी में इनको
अशुद्ध बताया गया है। यानी दु है और नि है कोई उपसर्ग नहीं है। दुसे, दूरे, निस और निर ये उपसर्ग हैं जो कि शुद्ध हैं। इसके आगे हम विसर्ग संधि से संबंधित और अध्ययन करते हैं। मूल उपसर्ग दुस से दूरे निस निर ही लिखना चाहिए। यानी दूरे, दुस से दूरे निस निर उपसर्ग हैं जो कि शुद्ध हैं। दु है और नि है उपसर्ग नहीं है। जैसे शब्द है दुशासन, तो यहाँ पर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। दु है धन शासन, ये गलत है। दुशासन का संधि विच्छेद होगा दुस धन शासन, ये शुद्ध है। जैसे दूसरा शब्द है निष्पाप, तो निष्पाप का विच्छेद करेंगे। नि है धन पाप, तो ये अशुद्ध है, गलत है। निष्पाप का विच्छेद बनेगा निस धन पाप। तो विसर्ग संधि का अध्ययन करने के बाद में हम हिंदी भाषा की जो संधियां हैं जिनको तद्भव संधि भी कहते हैं, उनके कुछ उदाहरणों का अध्ययन हम करते हैं, जो कि हिंदी भाषा की संधि शब्द हैं, संधि विच्छेद हैं, तद्भव संधि शब्द हैं। इनका हम अध्ययन करते हैं। यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चाचा धन एरा बनेगा चचेरा। दूध धन ओदन, दूधोदन। फप धन ओला, फपोला। सांप धन एरा, सपेरा। नानी धन हाल, ननिहाल। एक धन 60, 61। अब धन ही, अभी। यहाँ धन ही, यहीं, अनुस्वार लग रहा है ऊपर। तब धन ही, तभी। वह धन ही, वही। इस धन ही, इसी। जो धन ऐसा, जैसा। बच्चा धनपन, बचपन। हाथ धनकड़ी, हथकड़ी। तो दोस्तों ये हिंदी भाषा की संधि शब्द हैं जिनको तद्भव संधि भी कहते हैं। संधि से संबंधित अन्य हमें एक पुस्तक और पढ़नी चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, ताकि आसानी से हम और उदाहरणों का अध्ययन कर सके। दोस्तों यहाँ पर जो भी नियम है उनका हमने अध्ययन किया है, लेकिन उनसे संबंधित जो अन्य और बहुत सारे जो उदाहरण हैं उनको भी पढ़ने के लिए हमें किसी एक पुस्तक का सहारा अवश्य लेना चाहिए। धन्यवाद।